नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 108 की तर्ज पर अब पशुओं को भी मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में सभी 13 जिलों के लिए 60 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और पशुपालन मंत्री सौरभ भगवान ने देहरादून से की है। इनके जरिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में पशुओं को चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एंटी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोट वैली और हमारी गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी कम होगी और समय पर उनको इलाज मिल पाए। तो उत्तराखंड में 108 की तर्ज पर अब पशुओं को भी मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत उनके लिए हो चुकी है और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 108 की तर्ज पर पशु मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई है और ये पहले चरण में 60 मोबाइल वैन पूरे प्रदेश भर में रहेंगी, जिसमें जो तमाम जो पशु हैं जिनको बीमारियां होती हैं उनको प्राथमिक उपचार मिल सके। आप देखेंगे तो आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और पशुपालन मंत्री हैं सौरभ भगवान और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इन सभी मोबाइल वैन्स की शुरुआत कर दी है। कर्नाटक और मेघालय के बाद उत्तराखंड ये मोबाइल वैन शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो इंटीरियर क्षेत्र हैं जहाँ पर पशु चिकित्सक नहीं पहुंच पाते हैं या तमाम जो पशु बीमारी के बाद मर जाते हैं, उनको इन मोबाइल वैन्स के जरिए तमाम जो चिकित्सा है वो मुहैया कराई जा सके। पूरी तरह से हाईटेक ये एम्बुलेंस तैयार की गई हैं ताकि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई पशु बीमार पड़ता है या दिक्कत होती है तो उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड के अगर हम पर्वतीय जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पशुपालन और जो बकरी पालन का काम वहाँ पर किया जाता है और ये भारत सरकार के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आप देखेंगे तो देखिए पशुपालन विभाग पशुपालक के द्वार इसका नाम दिया गया है और इसका टोल फ्री नंबर भी 1962 जारी किया गया है। तो इस तरह से सभी जो सुविधाएं हैं वो इसमें रहेंगी ताकि उत्तराखंड में जो पशुपालक हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके और उसके साथ साथ ही जो रोजगार के अवसर राज्य सरकार देना चाह रही है पशुपालकों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, वो तमाम व्यवस्थाएं की जा सके। तो पहले चरण में 60 एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है और अगला जो चरण है उसमें इसी तरह से जो अगली 60 एम्बुलेंस होंगी उसकी शुरुआत की जाएगी ताकि प्रदेश के सभी 13 जिलों में इन एम्बुलेंस को भेजा जा सके और जो पशु हैं उनको बेहतर उपचार मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। उत्तराखंड में आज से मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में। सर, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ रही है, चाहे हम गोट वैली की बात करें या मोबाइल एम्बुलेंस की, तो किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना हम पशुधन को बचा पाएंगे? देखिए, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र पड़ता है, कोई भी किसान के लिए आसान नहीं है कि अपने पशुओं को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आए। अब वो एक फ़ोन करेगा और निःशुल्क उसके यहाँ पे डॉक्टर पहुँचेगा, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के रूप में पहुँचेगा, साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट होगा और सुविधाएं होंगी। ये विशेषकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी 60 दी हैं, चूँकि 1 लाख के पशुओं की आबादी पे एक योजना केंद्र सरकार की थी, लेकिन यहाँ 95 ब्लॉक हैं, तो सरकार के द्वारा कहा गया है, यहाँ के सौरभ भगवान जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो इसको बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि हम इसे 60 से बढ़ा के 95 करेंगे और ये एक महत्वाकांक्षी योजना, साथ के साथ गोट वैली, ये उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना जब कामयाब होगी तो पहाड़ों पर दोबारा रौनक दिखाई देगी, ऐसी मुझे उम्मीद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मांग उठाई है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट रख देना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने जोशीमठ का ज्योतिर्मठ किया है, उसी तर्ज पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाना चाहिए।
36 फीट के शंकराचार्य के रूप में फिर से हम इस बात को और गंभीरता से रखेंगे कि भगवान शंकराचार्य जी का अनुपम योगदान है इस प्रदेश के लिए। इसलिए उनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम कर देना चाहिए। पुराने समय से मांग चली आ रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस बात को समझते भी हैं। आप देखिए कि पुरानी मांग थी हम लोगों की कि जोशीमठ कस्बे का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया जाए, क्योंकि पहले ज्योतिर्मठ ही था, तो उन्होंने कर दिया घोषणा। उसी तरह से जौलीग्रांट के एयरपोर्ट का नाम भी बदलने का प्रस्ताव बहुत दिनों से हम लोगों ने रखा हुआ है। देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कोई संज्ञान लेती है नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में प्राइमरी स्कूल खस्ताहाल इमारत में चल रहा है, जिस हादसे की आशंका इस पर बनी हुई है। शिक्षकों का कहना है कि वो इस बारे में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे। खस्ता हाल हो चुकी इस इमारत में उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत मानपुर का प्राइमरी स्कूल चल रहा है। इमारत की हालत बदहाल हो चुकी है। इस भवन का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जो सही सलामत हो। विगत माह में जो आया था तो उसमें यहाँ पर जो लेंटर का एक टुकड़ा निकला था, फिर अंदर निरीक्षण करके देखा तो इसकी जो चादरें हैं वो पूरी सारी छेद हो रखे हैं, जिससे सारा बरसात का पानी जो अंदर कमरों में आ रहा है, पूरे कमरे जो है गीले हो रखे हैं। छत जर्जर हो चुकी है, उससे प्लास्टर गिर रहा है। आशंका इस बात की है कि कहीं पूरी छत ही नीचे ना आ गिरे। शिक्षा विभाग को इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारा विद्यालय भवन है, बड़ी जर्जर अवस्था में है और यहाँ पे ये 3 सेट है। इन 3 सेटों में दुनिया भर के छेद हो रखे हैं और अभी विगत लगभग 1 या 1.5 माह पूर्व विद्यालय की लेंटर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा धड़ाम से नीचे गिर गया और हम लोग अलग से उस समय विद्यालय में प्रार्थना कर रहे थे और मैंने इसके गिरने की सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे रखी है। जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों को लेकर सरकार हरकत में आई है। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम धामी ने जर्जर भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कदाप बच्चों को न बैठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। अभी तक तो शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में जर्जर इमारतों की जगह नए भवन बनाने की योजना धरातल पर कैसे उतरेगी? एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। इस बीच देहरादून में सीएम धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली है, जहां बैठक में सीएम धामी ने कहा कि अधिकारी महीने में 1 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही खस्ता हाल हो चुके स्कूलों की इमारत को गिराने के निर्देश दिए हैं। 2300 गेस्ट टीचर्स की भर्ती का फैसला भी लिया गया है। यही नहीं, स्कूलों में खाली 4th क्लास के पदों को भरने पर सहमति भी जताई है। वहीं गेस्ट टीचर्स ने नई भर्ती का विरोध किया है। कहा कि बिना नीति बनाए भर्ती हुई तो आंदोलन करेंगे। पिछले 7 साल से गेस्ट टीचर तैनात हैं। हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कदाप बच्चों को न बैठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो बीआरपी सीआरपी के 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई किया जाए। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस उत्तराखंड में भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही हो, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में ही जुड़े हुए एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। दरअसल इसी हफ्ते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस संगठन और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को इसकी सूचना तक नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रीतम सिंह अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और न ही यात्रा की तैयारियों की बैठक में वे आए। उधर हरीश रावत ने हरिद्वार में पदयात्रा का ऐलान किया है। हालांकि हरीश रावत इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। हमने करण मेहरा जी को सुझाव दिया है
कि एक आध कोई बड़ी वाली गाड़ी बनाएं और उसमें हम सब लोगों को खड़ा करें और आपको दिखाएं। देखिए, ये राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं, सब जगह सब नहीं जा सकते। अब आप क्या श्री पुष्कर सिंह धामी से ये सवाल करेंगे कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं सब जगह उनके मंत्रीगण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है मंत्रिमंडल में झगड़ा है। मेरी अभी तक उनसे कोई इस विषय पर बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था। और आपको पता ही है कि हमने माणा से रुद्रप्रयाग तक पहले किया, उसके बाद मैं कुमाऊँ चले गया था, और कल हमने हरिद्वार से शुरू किया। तो मेरी अभी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई और ना ही उन्होंने अभी कोई इस तरीके की बात हम लोगों से की है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी को आपने कभी डांस करते हुए देखा है? हमेशा धीर गंभीर रहने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के डांस का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आदि गौरव महोत्सव का है, जहां सीएम धामी कलाकारों के साथ काफी देर तक थिरकते रहे। देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान ने आदि गौरव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। सीएम धामी इस कार्यक्रम में जब हिस्सा लेने पहुंचे तो वहां पर डांस कर रहे कलाकारों के साथ ताल में ताल मिलाते नजर आए। डांस करने से वे खुद को यहां रोक नहीं पाए। अब लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब हर किसी के जहन में सवाल ये है कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप आ क्यों रहे हैं। इसलिए एबीपी गंगा ने वैज्ञानिकों की राय जानी है। क्या कहा वैज्ञानिकों ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ रोज के भीतर ही पहाड़ कई बार हिल चुके हैं। लोग हैरान हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या ये भूकंप आने वाले समय में किसी अनहोनी का संकेत है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी गंगा की टीम देहरादून की वाडिया इंस्टीट्यूट पहुंची। हमारा सवाल था कि उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। इस पर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सुशील कुमार ने बताया कि छोटे भूकंप आना सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इनसे घबराने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। प्लेटें कोलाइड कर रही हैं और जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई वो, तो उससे पूरा जो हिमालय 33 सी हट का हिमालय बना है। वो प्लेटों में अभी भी मूवमेंट है। इंडियन प्लेट अभी भी 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है वो अंदर की तरफ। जब वो सैचुरेशन पर पहुंचता है स्ट्रेस लेवल, यानी उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वो रॉक को ब्रेक कर सके, जो नीचे रॉक है, तब वो भूकंप आता है। जैसे रॉक टूटती है भूकंप आता है। तो ये स्वाभाविक है। तो जो चरम सीमा पर पहुँचने के लिए जो समय लगता है, उस समय तक तो कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में फिर धीरे धीरे भूकंप भी आएंगे और जो स्ट्रेस है वो रिलीज भी होगा। तो वही कारण है कि भूकंप बार बार आते हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, जिसका कुछ क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। सिस्मिक जोन 5 में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका रहती है। सिस्मिक जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्र, गुजरात का कच्छ समेत देश के कई क्षेत्र आते हैं। भटवारी और इधर देखें जोशीमठ, उससे नीचे जोन 4 है, फिर ऊपर जोन 5 आती है, जिसमें दूसरे जो पर्वतीय इलाके और दूसरे पार्ट हैं। तो जोन 5 में ज़्यादा आशंका रहती है, वो सेस्मिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में आए भूकंप की तीव्रता काफी कम रही है, इसलिए लोगों ने सिर्फ भूकंप के झटके महसूस किए। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखंड में बाकी जगह पर कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि इनसे घबराएं नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। पौड़ी में वायरल ऑडियो मामले में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। लेंसडाउन की महिला पटवारी वंदना टमटा पर यह कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कानून को रमेश रावत का जहां धुमाकोट तहसील ट्रांसफर कर दिया गया है। पटवारी और कानून गो का रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक शख्स से 3000 रुपए रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे थे। जिलाधिकारी लेंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच हमारी हो रही है, जिसमें कानूनगो को ट्रांसफ़र किया गया और पटवारी इसमें निलंबित हैं। उप जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से इसमें जांच की जा रही है। और अब खबर टिहरी से। मौसम बदलने के साथ ही टिहरी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।
ओपीडी में अब हर दिन 300 से 400 मरीज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत है। ओपीडी रोज की हमारी 350-400 के करीब अभी जा रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे मेडिसिन विभाग में मरीज़ आते हैं। तो इस समय जो खासकर दमा के मरीज़ हैं उनको दिक्कत आ रही है ठंड की वजह से, और लोगों का गला ख़राब हो रहा है। ठंडी खट्टी चीज़ें का इस समय सेवन आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उधर केदारनाथ धाम में फिर से मौसम बदला है। केदारनाथ में हो रही बर्फबारी की वजह से वहां चल रहे निर्माण काम के प्रभावित होने की सूचना है। बर्फबारी की वजह से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। पुनर्निर्माण कार्य में अभी भी 150 मजदूर जुटे हुए हैं। एक तरफ बर्फबारी की वजह से मुसीबत बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ खटीमा में शारदा सागर डैम का पानी कई गांवों के अंदर घुस गया है, जिस वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिसैया ग्राम पंचायत में बंधा, बलुआ और खैरानी गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पानी घरों में डूब गए हैं। माफ कीजिएगा, पानी में घर डूबे हुए हैं। जल भराव की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जलमग्न हो गए हैं कई घर, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खासा समस्या खड़ी हो गई है। पानी भरा हुआ है, हमारे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सर। हमारे वहाँ इतनी परेशानी है, घर में पानी घुसा है, खाने पीने सब चीज़ के लिए परेशानी है सर। नल पे पानी भरा हुआ है, नल किश्ती से जा रहे हैं पानी सर लेने के लिए। और अब एक हादसे की खबर मिल रही है। कर्णप्रयाग में सिलपाटा मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। वाहन में सवार 3 लोग थे। ये शिक्षक बताए जा रहे हैं, छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे, और 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है। कर्णप्रयाग के सिलपाटा मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां कार दुर्घटना का शिकार हो गई। 3 लोग इसमें सवार थे, 2 की जान गई है। ये शिक्षक बताए जा रहे हैं जो छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार को सम्मान मिला है। आईएएस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुए हैं राकेश कुमार। सामाजिक और शैक्षणिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। देहरादून से खबर, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार को यह सम्मान मिला है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में करप्शन की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष के आरोपों को अब खुद भाजपा के पूर्व सीएम ही इस पर मुहर लगा रहे हैं। त्रिवेंद्र जी ने कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, तीरथ जी ने कहा कि कमीशनखोरी बढ़ गई है, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। हम उनकी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, और हम तो ये बात कह ही रहे थे लगातार। अब शायद लोगों की बात समझ में आए कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर होता है। उधर पौड़ी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि एक तरफ सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर सांसद तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है, उनके बयान से खुद भाजपा सरकार की कटघरे में है। सरकार को आईना दिखाया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसका स्वीकार एक तरह से ये भाजपा की स्वीकारोक्ति है। इट इज़ ए कन्फेशन फ्रॉम ए बीजेपी लीडर कि करप्शन जो है इट इज़ एट द टॉप इन दिस स्टेट। नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने फ्लैट्स पार्किंग, पंत पार्क और रिंग हॉल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर आयुक्त ने चालान करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएसए पार्किंग में कूड़े का ढेर देखकर वे विफर पड़े और जूम लैंड के पास बंद पड़े रिंग हॉल को जल्द खोलने के निर्देश दिए। मल्लीताल क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए 20 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन ड्यूटी पर 5 कर्मचारियों के होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और टीम गठित कर नियमित गश्त कर साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए। और अब केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर। केदारनाथ में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जी हां, हवाई सेवाओं को मजबूती देने के लिए ये मिनी एयरपोर्ट बनेगा। 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में तैयार होगा ये मिनी एयरपोर्ट। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने मिनी एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मिनी एयरपोर्ट पर अब काम होगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं।
तो जहां अब केदारनाथ जाना और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। मिनी एयरपोर्ट यहां बनाया जाएगा। हवाई सेवाओं को इससे मजबूती मिलेगी। हरिद्वार जिले में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि नए एसएसपी अजय सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। अजय सिंह का कहना है कि जिले में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी। एसएसपी ने कहा है कि अगर कहीं पर भी क्राइम होगा तो उसकी जवाबदेही वहां के थानाध्यक्ष की होगी। विकृत मानसिकता का व्यक्ति को ऐसी घटना कर देता। साथ ही साथ दूसरी जो बात आती है कि जो स्ट्रीट क्राइम की बात मैं कर रहा हूँ कि सड़कों पर कहीं लोग फायर कर दे रहे हैं या कोई अन्य शराब पीकर या नशे की हालत में कोई कांड कर दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली मैंने बताया है कि स्ट्रीट में अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट थानाध्यक्ष पे होगी। हल्द्वानी शहर की सुरक्षा अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से हो गई। पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका रही है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी सीसीटीवी कैमरे सहयोगी साबित हुए हैं। ऐसे में यहां 40 लाख रुपए की लागत से शहर में जल्द ही 222 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि नाइट विजन के साथ HD क्वालिटी के होंगे। महत्वपूर्ण केस थे पिछले, उनमें सीसीटीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उनके केस के वर्कआउट में। इसको ध्यान में रखते हुए शहर में लगभग 222 सीसीटीवी लगाने का एक प्रपोजल हमारे पास है, और जिसमें मेयर साहब द्वारा 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। और बहुत जल्दी इसमें नाइट विजन और हाई रेजोल्यूशन के जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, और इसमें लगभग शहर को पूरा कवर किया जाए। उधर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने रुड़की पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से सुझाव लिए हैं। कमेटी ने यहां पिरान कलियर और मंगलोर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से सुझाव लिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी हर वर्ग के लोगों से सुझाव ले रही है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।